गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर सिक्स्थ सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न निराशा एवं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देशों में उभरने वाली सर्वसत्तावादी व्यवस्था में फांसीवाद के अतिरिक्त नाजीवाद का भी उदय हुआ। नाजीवाद का उत्कर्ष जर्मनी एवं यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथों जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जर्मनी में राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। अब है नाजी दल व हिटलर के उत्कर्ष के क्या कारण रहे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि थोपी और इससे जर्मनी के लोगों को गहरा आघात पहुंचा। सबसे पहले हम जानेंगे वर्साई की संधि क्या थी। नाजी दल के उत्कर्ष का प्रमुख कारण वर्साई की अपमानजनक संधि थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जो जर्मनी का किया, जर्मनी के लोग उसे कभी भूलने वाले नहीं थे। जर्मन देशभक्तों ने बंदूक की नोक पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री शीडमैन ने बड़े आवेश में कहा कि वह कौन सा हाथ है जो इस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करने से झुलस नहीं जाएगा। इस संधि के द्वारा जर्मनी का पूर्ण निशस्त्रीकरण कर दिया और राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। उसका बहुत सारा क्षेत्र उसे छीन लिया तथा जर्मनी पर भारी धनराशि युद्ध के हार जाने के रूप में थोप दी। इससे जर्मनी के लोग, विशेष रूप से नवयुवक व युद्ध से जो लौटे सैनिकों में तीव्र असंतोष था और वो अपने अपमान को धो देना चाहते थे। वर्साई की संधि में जो आर्थिक नुकसान हुआ, उनकी जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी, यानी आर्थिक संकट गहरा गया। और किसके कारण था? नाजी दल की सफलता का यह महत्वपूर्ण कारण 1929-30 का आर्थिक संकट था। वर्साई की संधि के कारण उसे भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी, उस पर भारी हर्जाना लाद दिया था। ऐसी स्थिति में जर्मनी की मुद्रा गिर गई। दिसंबर 1921 में 1 पाउंड की कीमत 700 मार्क के समान थी तथा दिसंबर 1922 में यह 1 पाउंड की कीमत 34,000 मार्क तक पहुंच गई थी। ये जर्मनी की आर्थिक हालत को बयां करता है। उसके ऊपर 3 अरब डॉलर का ऋण था और चुका न पा सकने के कारण उन्होंने रूर के क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद गणतंत्र के प्रति जनता का रोष। नाजी था हिटलर के उत्कर्ष का एक अन्य कारण था कि जनता में गणतंत्र के प्रति असंतोष, और जर्मनी में गणतंत्र का उदय वर्साई की संधि का परिणाम था। जर्मन लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए गणतंत्र की स्थापना की थी, परंतु जर्मनी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था असफल सिद्ध हुई। जर्मनी के अनेक दल स्थापित हो गए और सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता को केवल थोथे वचन देते थे, झूठी प्रतिज्ञाएं करते थे, लेकिन किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं होता था। अब जर्मनी की जनता को यह विश्वास हो गया था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति जर्मनी की प्रतिष्ठा व समृद्धि को पुनः स्थापित करेगा तथा उसे हिटलर ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया। जाति, परंपरा एवं चरित्र भी इसके कारण थे। जर्मन में जाति में परंपरागत रूप से सैनिक मनोवृत्ति की भावना, वीरता की पूजा करने की भावना थी। वह हमेशा से एक नायक का अनुकरण करती आई है और उनमें जातीय उत्कृष्टता की भावना विद्यमान है। इसलिए उन्होंने हिटलर को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वीकार किया जो जर्मन परंपरा को बनाए रख सकता था। इसके बाद साम्यवाद का भी भय था। नाजी दल की सफलता का ये महत्वपूर्ण कारण ये साम्यवाद का भी प्रभाव था। 1917 में रूस में साम्यवादियों की जो सफलता मिली, उसका प्रभाव यूरोप के कई देशों पर पड़ा। जर्मनी में भी साम्यवादियों को लोकसभा के चुनाव में काफ़ी स्थान प्राप्त हो गए थे। अतः हिटलर ने उनको यह साम्यवाद से रोकने के लिए उन्होंने जनता को यह एहसास कराया कि नाजी दल को समर्थन देना आवश्यक है। नाजी दल जैसे ही, या नाची दल भी कह सकते हैं, ऐसे दल को साम्यवादी दल की टक्कर लेने में सक्षम मानते थे। हिटलर ने जनता को साम्यवाद का खौफ दिखाकर उसने अपनी तरफ कर लिया। यहूदी विरोधी नीति भी अपनाई। जर्मनी की जनता में जातीय सर्वोच्चता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, परंतु जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक व पूंजीपति प्रतिष्ठानों पर यहूदियों का अधिकार था। यहूदी वैभवशाली वर्ग का था। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ साथ सामाजिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर यहूदियों का अधिकार था और जर्मन जनता उनसे घृणा करती थी, उन्हें शोषण समझती थी।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जर्मनी के लोगों में यहूदियों के प्रति असंतोष था। अतः हिटलर ने इस भावना का लाभ उठाया और उसके स्थान पर बेरोजगार यहूदियों को देश से निकाल दिया और उसके स्थान पर जर्मन लोगों को स्थान दिया। इसके बाद हिटलर का कुशल नेतृत्व भी इसका जिम्मेदार था, इसका कारक था। नाजी दल के उत्कर्ष का प्रमुख कारण हिटलर का साधारण व्यक्तित्व था। उसका व्यक्तित्व विभिन्न विशेषताओं से युक्त था। वह मंजा हुआ राजनीतिज्ञ, एक प्रतिभावान महान वक्ता और वीर सैनिक था। उसमें राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की जबरदस्त प्रतिभा थी। उसकी वाणी में जादू था, तब अपनी वाणी से जनता को मोहित कर लेता था। नाजी दल का कार्यक्रम। नाजी दल की सफलता का एक प्रमुख कारण उसकी लुभावना कार्यक्रम था। जर्मन जनता के सभी वर्गों को इस कार्यक्रम में अपने भविष्य की झलक दिखाई दी। वर्साई की संधि में संशोधन करना, खोए हुए प्रांतों को पुनः जर्मनी में मिलाना, उपभोक्ताओं को उत्पादकों के शोषण से बचाना, छोटे व्यापारियों को बड़े मुनाफाखोरों से बचाना, बेरोजगारों को रोजगार देने का आश्वासन था। हिटलर का यह कार्यक्रम जनता की इच्छाओं तथा परंपराओं, विचारधाराओं के अनुकूल था। इसे जर्मन जनता का प्रत्येक वर्ग प्रसन्न हो गया। हिटलर का उत्थान कैसे हुआ, उनका प्रारंभिक जीवन का हम पहले वर्णन करते हैं। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। उसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया और बवेरिया की सीमा पर इन नदी के किनारे ब्रानो नामक गांव में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ। वह सामान्य बुद्धि का बालक था। माता के प्रति उसका काफ़ी स्नेह था, परंतु पिता के साथ उसकी कभी नहीं पटी। वह कला का प्रेमी था। वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1908 में वियना गया और वहाँ उन्होंने एक ललित कला में उनका एडमिशन नहीं हुआ। हिटलर ने अपनी आजीविका का माध्यम लोगों के घरों में रंग रोगन करना बना लिया। अब उनका जीवन इधर उधर भटकने में व्यतीत हो गया, परंतु विश्व युद्ध ने उनके भाग्य की दिशा बदल दी। वो एक सैनिक के रूप में जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया और उसने वीरता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस भी दिया। युद्ध के दिनों में वह बुरी तरह घायल हो गया था, तब उसे सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी समय जब विश्व युद्ध में जर्मनी की हार, सम्राट कैसर विलियम के राज सिंहासन छोड़ने, जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना के समाचार मिले तो वह क्षुब्ध हो गया। और जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया तो उसे भारी सदमा पहुंचा और उसने जर्मनी की पराजय तथा कलंकित संधि का बदला लेने का निश्चय कर लिया। अब उसका राजनीति में प्रवेश होता है। अस्पताल से छुट्टी के बाद वह उसे राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। वह म्यूनिख पहुंचा, वहां पहुंचकर गुप्तचर विभाग में भर्ती हो गया। इसी का कार्य के दौरान उसका संपर्क एंटन ड्रेक्सलर द्वारा स्थापित जर्मन मजदूर संघ से हुआ। इस समय इसके सदस्य 15 से 20 थे। वह समाजवादी एवं साम्यवाद की सभाओं पर गुप्त नजर रखता था। धीरे धीरे उसने मजदूर संघ की सदस्यता बढ़ाने का कार्य किया। शीघ्र ही वह इस दल का नेता बन गया। 1920 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल का नाम रखा और अपना 25 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया, जिसमें वर्साई की संधि को अस्वीकार करना, जर्मनी से छीने हुए प्रदेशों को पुनः वापस प्राप्त करना, जर्मन सैन्य शक्ति का विकास करना, जर्मनी के एकीकरण को पूरा करना, विदेशी हस्तक्षेप को रोकना, समाजवादियों व साम्यवादियों का दमन करना आदि प्रमुख बातें थी। जनता को उसकी बातें अच्छी लगी। इसके बाद वाइमर गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह। 1923 में फ्रांस द्वारा जर्मनी के रूर क्षेत्र पर अधिकार जमा लेने से जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई। चारों ओर असंतोष फैल गया। मौजूदा परिस्थितियों का लाभ उठाकर 8 नवंबर 1923 को हिटलर अपने मित्र जनरल ल्यूडेनडोर्फ के साथ मिलकर जर्मनी की सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। हिटलर ने जिस नाटकीयता के साथ प्रयास किया, उसके फलस्वरूप जर्मन के लोगों में हिटलर की पहचान बढ़ गई। प्रजातांत्रिक सरकार ने हिटलर के प्रयास को मदिरल्या का विप्लव नाम देकर कुचल दिया और 5 वर्षों की सजा सुनाई, परंतु उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे 8.5 मास में ही रिहा कर दिया गया। अपने कारावास के दौरान हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखी, यानी मेरा संघर्ष। इस प्रस्ताव में हिटलर अपनी पार्टी के उद्देश्यों, कार्यक्रमों का विस्तार भी उल्लेख किया और ये जो पुस्तकें लिखी, इसे पुस्तक को नाजियों की बाइबल भी कहा जाता है। नाजी पार्टी का संगठन
1923 में नाजी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और हिटलर की अनुपस्थिति में दल में फूट पड़ जाने से दल को काफ़ी स्थिति कमज़ोर हो गई। उसने इसे पुनः संगठित किया और पूर्ण रूप से विकसित होने में इसे 7 वर्ष का समय लगा। हिटलर द्वारा सत्ता की प्राप्ति। हिटलर द्वारा सत्ता पार्टी के संगठन एवं तीव्र प्रचार ने पार्टी में नई जान डाल दी। हिटलर के प्रयासों से जर्मनी लोगों में नाजी के प्रति उत्साह पैदा हुआ। 1928 में इस दल को लोकसभा में विशेष सफलता नहीं मिली। 24 में जहां लोकसभा में इस दल के 13 स्थान थे, 28 में वहां केवल 12 स्थान प्राप्त हो उसके। लेकिन 1928 के पश्चात नाजी दल का उत्तरोत्तर विकास होता गया और जर्मनी के वाइमर गणराज्य की कठिनाइयों को बढ़ा दिया। इसका लाभ नाजी दल को हुआ। मध्य श्रेणी के लोग जिन्हें आर्थिक संकट का सबसे अधिक घातक परिणाम भुगतना पड़ा, वे नाजी दल को पूरा समर्थन दिया। हिटलर ने उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों को साम्यवाद का भय दिखाकर अपनी तरफ कर लिया। 1930 में 20 लाख मत प्राप्त हुए। यह एक नए दल के लिए महत्वपूर्ण बात थी और 107 स्थान प्राप्त हुए। 1932 में हिटलर को 1 करोड़ 13 लाख प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 30% था, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग को 49.6% वोट प्राप्त हुए। 1932 में फिर चुनाव हुए। हिटलर के दल को 576 में से 230 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि स्पष्ट बहुमत नहीं था, फिर भी उसने सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए। अतः राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को चांसलर प्रधानमंत्री श्लीचर को पदच्युत कर दिया तथा हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया और इस प्रकार लंबे संघर्ष के बाद हिटलर वैध तरीके से सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। इसके बाद हिटलर का तानाशाह की स्थापना। हिटलर चांसलर तो बना, लेकिन लोकसभा में अभी नाजी का बहुमत नहीं था। अतः हिटलर ने राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया, परंतु हिटलर पूर्ण रूप से नाजी दल की सरकार की स्थापना चाहता था। 5 मार्च 1933 को राइक्सटैग को भंग कर दिया, यानी लोकसभा को भंग कर दिया और नए चुनाव की घोषणा की। इस चुनाव से पूर्व उसने अपने विरोधियों को अनेक प्रकार से मात देने का प्रयास किया। लोकसभा भवन में आग लग गई। हिटलर ने सारा दोष साम्यवादियों के मते मढ़ दिया और अनेक साम्यवादियों को जेलों में ठोक दिया गया। उनके चुनाव में भाग लेने से रोक लगा दी और इस प्रकार चुनाव में नाजी दल को साधारण बहुमत प्राप्त हो गया। 647 में से उन्हें 288 स्थान स्वयं तथा 52 उसके सहयोगी दलों को मिले और हिटलर को ने एक विशेष नियम पास करके 4 वर्ष तक के लिए संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिए और इस प्रकार हिटलर की तानाशाही स्थापित हो गई। 1934 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति तथा चांसलर दोनों पदों को मिलाकर दिया और वह जर्मनी का एकमात्र शासक बन गया और जर्मनी में प्रजातंत्र का अंत हो गया। हिटलर की जो गृह नीति थी वो सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना थी। उसने नाजी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। केवल एक पार्टी रह गई। 1933 में हिटलर ने सिविल सेना पुनर्स्थापना अधिनियम पास किया और सभी अनार्यों यानी यहूदियों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जो निष्ठापूर्वक नेशनल सोशलिस्ट राज्य की सेवा करने को तैयार नहीं थे, उनसे उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया। सभी विधानमंडलों को भंग कर दिया। प्रांतों की तरह स्वायत्त संस्थाओं पर नाजी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण कर दिया गया। जर्मनी के समाचार पत्रों प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुप्तचरों की कड़ी व्यवस्था कर दी। विरोधियों का दमन कर दिया। नाजी दल विशुद्ध प्रजातीयता पर अधिक बल देता था। उसने अपनी पुस्तक मीन कैंप में लिखा था कि जर्मन जाति विशुद्ध आर्य है तब मानव प्रगति की आधारशिला आर्यों ने तैयार की। अतः उन्होंने सभी विरोधियों पर अत्याचार किए और इसके बाद श्रमिकों का एकीकरण किया। श्रमिकों विश्व युद्ध के बाद ही जर्मनी के श्रमिकों पर मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ने लगा था, तब उनकी संस्थाएं साम्यवादी सिद्धांतों से प्रभावित हो चुकी थी। हिटलर साम्यवाद का कट्टर दुश्मन था और जो मजदूर संघों को भंग करके उनकी नीतियां जब्त कर ली। इसके बाद सभी जर्मन श्रमिक संघों को एक कठोर नाजी डॉक्टर ले के नेतृत्व में संगठित किया। लोक दिखावे के लिए हिटलर ने मई दिवस में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। मजदूरों मालिकों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। हड़तालों और तालाबंदी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। सरकार की तरफ से मजदूर कल्याण बीमा, बचत, पेशे की ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था कर दी गई और इससे मजदूर वर्ग में अनुशासन भी बढ़ा और उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। नाजी दल की शुद्धि। हिटलर अपने विरोधियों को सहन नहीं कर सकता था। वो विरोधी को किसी भी चिंगारी को बुरी तरह कुचल देता था। नाजी के कुछ लोग भी उसके कार्य से संतुष्ट नहीं थे। इनमें भूरी कमीज वाले दल का नेता अर्नेस्ट रोहम प्रमुख था। रोहन दल के समाजवादी कार्यों को पूरा करना चाहता था।
परंतु हिटलर उद्योगपतियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः उनके बीच में मतभेद हो गया और इस मतभेद का अंत करने के लिए हिटलर ने रोहम को अपने रास्ते से हटाने का निश्चय किया। उसे सोते हुए पकड़ लिया और गोली से उड़ा दिया। इसके बाद शिक्षा व संस्कृति का भी नाजीकरण किया। हिटलर ने शिक्षा व संस्कृति को भी नाजी सिद्धांतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उसने शिक्षा नीति का उद्देश्य जर्मनी के युवाओं में नाजी सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय समाजवाद की भावना विकसित करना था। उसने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रमों में फेरबदल कर दिया। उन्होंने पाठ्यक्रमों में नाजी प्रजातीय सिद्धांतों की शिक्षा, जर्मन राष्ट्र की महान परंपराओं, इतिहास, संस्कृति का वर्णन, राजनीतिक, सैनिक के आदर्श था, खेलकूद एवं अनिवार्य शारीरिक शिक्षा द्वारा शरीर को बलशाली बनाना आदि विषयों में शामिल कर लिया। युवा वर्ग पर नाजी प्रभाव की स्थापना। नाजी की सफलता के लिए युवाओं का सहयोग आवश्यक था, अतः उन्होंने युवाओं को अपनी ओर करने का प्रयास किया और जर्मन में एक यूथ नामक संस्था की स्थापना की और 10 से 20 वर्ष के युवाओं को इसका सदस्य बनाया। इस संगठन की बागडोर एक कट्टर नाजी नेता को सौंप दी गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए इसकी सदस्यता अनिवार्य थी। जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास। हिटलर ने जर्मन जाति की श्रेष्ठता कायम रखने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं सौंदर्य बढ़ाने के लिए उपाय किए। उन्होंने संतान उत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया। अविवाहित युवकों पर भी भारी जुर्माने लगाए। युवक युवतियों को विवाह करने के लिए ऋण जारी किए गए। पहला बच्चा पैदा होने पर ऋण का 1/4 भाग माफ भी कर दिया जाता था। 4 बच्चे पैदा होने पर पूरा ऋण माफ होता था, परंतु रोगग्रस्त एवं विक्षुब्ध लोगों को संतान उत्पन्न करने की मनाही करती थी। जर्मन नस्ल सुधार के लिए 1934 में एक नया कानून बनाया गया था। अस्वस्थ एवं पुरुषों एवं नारियों को विवाह करने से दूर रखा गया। आर्थिक सुधार भी उन्होंने काफ़ी किए, क्योंकि वर्साई की संधि के बाद जर्मनी की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के कारण जनजीवन अव्यवस्थित हो गया था। हिटलर का उद्देश्य जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न बनाना था। उसने इस क्षेत्र में सुधार के लिए हिटलर ने मुसोलिनी की योजना को अपना आदर्श बनाया। उसने यह घोषणा की कि पेट भरने के लिए सभी को, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, काम करना पड़ेगा। श्रम की महत्ता कायम हो जाने से अर्थ का उपार्जन तथा इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हिटलर की जो विदेश नीति थी वो इस प्रकार से थी। उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। उसने वर्साई की संधि को समाप्त करने की बात की थी, अतः इसे उसने पूरा किया। परंतु जब तक वह देश राष्ट्रसंघ का सदस्य बना रहता तब तक संधि की उपेक्षा करना आसान नहीं था। इसलिए सबसे पहले उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। दूसरा, उसने पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता किया। जनवरी 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता करके अपनी विदेश नीति का पहला कदम रखा। यह उसकी महान कूटनीतिक सफलता थी। पोलैंड तथा जर्मनी के आपसी संबंध कुछ अच्छे नहीं थे, परंतु दोनों की परिस्थितियों ने दोनों के समझौते के लिए प्रेरित किया। पोलैंड रूस एवं जर्मनी के मध्य में स्थित था। यदि रूस व जर्मनी में संघर्ष होता तो पोलैंड बीच में पिस सकता था। दूसरे, पोलैंड का मित्र फ्रांस उससे काफ़ी दूर था और इस प्रकार पोलैंड अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उधर जर्मनी पोलैंड के साथ समझौता करके यूरोप के अन्य देशों को यह दिखाना चाहता था कि वह शांति का समर्थक है, इसलिए उसने उनके साथ समझौता कर लिया। ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास। ऑस्ट्रिया में काफ़ी मात्रा में जर्मन लोग रहते थे। हिटलर की विदेश नीति का एक उद्देश्य जर्मन जाति को तृतीय साम्राज्य के अंतर्गत संगठित करना भी था। उसने पोलैंड से संधि करने के बाद अपना ध्यान ऑस्ट्रिया की तरफ लगाया, जहां जर्मन जाति के लोग 1920 से ही ऑस्ट्रिया के जर्मनी के साथ संघ बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस प्रकार उसने ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया। हिटलर अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अतः उसने समूची कार्रवाई को अपने किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार कर दिया और उसे ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास विफल हो गया। सार क्षेत्र की प्राप्ति। मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि द्वारा सार को राष्ट्रसंघ की अधीनता में रख लिया था और ये व्यवस्था थी कि 15 साल के बाद जनता से पूछा जाएगा वह किस प्रदेश के अधीन है। इस संधि के अनुसार 13 जनवरी 1935 को राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में सार क्षेत्र में जानने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया कि जनता किसके साथ है। सार की जनता ने भारी बहुमत से जर्मनी के पक्ष में मतदान किया और उसे संपूर्ण सार को जर्मनी में मिला लिया। वर्साई की संधि की सैनिक धाराओं का उल्लंघन और जर्मनी का सशस्त्रीकरण। सार प्रदेश पर अधिकार करने के बाद हिटलर ने सशस्त्रीकरण के काम को तेजी से बढ़ाया। इसी समय फ्रांस ने अपने अनिवार्य सैनिक सेवा की अवधि दुगनी कर दी था। इंग्लैंड ने भी वायुसेना में वृद्धि की।
अतः हिटलर को शस्त्रीकरण का सुनहरा मौका मिला। उसने 16 मार्च 1935 को वर्साई की संधि की सैनिक धाराओं को तोड़ते हुए जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। इसमें कहा गया क्योंकि मित्र राष्ट्र शस्त्रीकरण की दिशा में नए समझौतों का पालन पुराने समझौतों का पालन करने में असमर्थ है, इसलिए जर्मनी भी एक पक्षीय पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इंग्लैंड जर्मन नाविक समझौता हुआ और इसके बाद राइन प्रदेश का सैन्यीकरण हुआ। रोम बर्लिन धुरी बनी। 1931-36 के काल में 3 शक्ति जर्मनी, जापान और इटली की आक्रामक कार्रवाइयों से शेष विश्व क्षुब्ध हो गया था। ये तीनों शक्तियां विश्व की राजनीति में अपने को अकेला पा रही थी। अतः स्वाभाविकता के आपसी समर्थन के लिए तीनों एक दूसरे के समीप आ जाएं। सबसे पहले हिटलर ने अपने अकेलेपन को तोड़ने का प्रयास किया था, इटली की मित्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। हिटलर का इटली की तरफ झुकाव इसलिए हुआ क्योंकि इस समय इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण किए जाने से फ्रांस व इंग्लैंड ने उनके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और इटली के इन देशों के साथ मनमुटाव हो गए थे। और इसके बाद बर्लिन टोक्यो दूरी हुई। इटली का सहयोग प्राप्त करने के बाद हिटलर ने जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए जापान से मित्रता करने का प्रयास किया। जापान इस समय चीन में अपनी साम्राज्यवादी नीति गतिविधियों में लुप्त था, परंतु रूस उसके मार्ग में बाधित था। उधर हिटलर भी साम्यवाद का विरोधी था। अतः जर्मनी व जापान के समान उद्देश्यों ने दोनों के बीच मित्रता स्थापित करवा दी और दोनों के बीच 25 नवंबर 1936 को एक समझौता हुआ जिसे कमिंटर्न विरोधी समझौता कहते हैं। ऑस्ट्रिया को हड़पना। 1943 में सत्ता संभालते हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया था, परंतु इटली के द्वारा ब्रेनर दर्रे पर सेना भेज दिए जाने के कारण हिटलर ने अपने अभियान में सफलता प्राप्त नहीं मिली। लेकिन अभिलाष 1838 तक यूरोप की राजनीतिक परिस्थिति इतनी संदिग्ध हो चुकी थी कि हिटलर ने अपने अभियान में सफलता मिलने की अवसर मिल गया। मुसोलिनी से हिटलर की कार्रवाई का विरोध किया, अब वो उसका मित्र बन चुका था। फ्रांस इस समय मित्र मंडलों की अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और इंग्लैंड जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा था। अतः हिटलर के लिए उचित अवसर था और 1938 को उसने पहला कदम बढ़ाया और ऑस्ट्रिया के चांसलर शुशनिंग को धमकाकर ऑस्ट्रियन नाजी नेता आर्थर सेइस इनक्वार्ट को ऑस्ट्रिया का गृह मंत्री बनवाने तथा अन्य नाजियों को न्याय एवं विदेशी मंत्री बनाने का वचन लिया। उसने वहां पर ऑस्ट्रिया में शांति बनाए रखने के लिए जर्मन सेनाएं भेज दी। 13 अप्रैल 1938 को जर्मन रिजटाग के कानून बनाकर ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का राज्य स्वीकार कर लिया और 14 मार्च को हिटलर ने सशस्त्र जर्मन सेनाओं के साथ वियना में प्रवेश किया। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति मिकलास को त्यागपत्र देना पड़ा और ऑस्ट्रिया की जनता ने ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर का शानदार स्वागत किया और इस प्रकार ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। चेकोस्लोवाकिया का अंग म्यूनिख समझौता हुआ। इसके बाद म्यूनिख समझौते की जो मुख्य निर्णय थे, चेक लोग सुडेटनलैंड को 1 से 10 अक्टूबर तक खाली कर देंगे। एक आयोग का गठन किया जाएगा जो सीमा निर्धारण व जर्मन संग्रह वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा। चेकोस्लोवाकिया की परिवर्तित सीमा को फ्रांस तथा ब्रिटेन ने गारंटी दी। जर्मनी व इटली ने भी इस प्रकार की गारंटी दी और इस प्रकार से मेमल पर भी अधिकार किया गया। 21 मार्च 1939 को हिटलर ने मेमल पर अधिकार किया। मेमल पर पहले लिथुएनिया का अधिकार था, लेकिन यह जर्मन जाति के लोगों की संख्या अधिक थी। रूस के साथ अनाक्रमण संधि की। हिटलर की उपरोक्त गतिविधियों में इंग्लैंड फ्रांस को विश्वास हो गया कि हिटलर का अगला शिकार पोलैंड होगा। अतः इंग्लैंड व फ्रांस ने पोलैंड को उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पूरी सहायता का आश्वासन दिया और उन्होंने यूनान रोमानिया को भी दिया, परंतु इसके लिए रूस की मित्रता आवश्यक थी। इसलिए इंग्लैंड व फ्रांस ने रूस से बातचीत की, परंतु बहस फैल रही। ऐसी स्थिति में हिटलर ने रूस के साथ समझौता करके पश्चिमी देशों से अलग करने की चाल खेली, जिसमें वह सफल हो गया और फिर वह पोलैंड पर आक्रमण करने की तैयारी में जुट गया। पोलैंड पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। 1934 में परिस्थितियों को वश हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु हिटलर की आंतरिक इच्छा पोलैंड को जर्मनी में शामिल करने की थी। 1938 में जर्मन समाचार पत्रों ने पोलिश गलियारे में रहने वाले जर्मन लोगों पर अत्याचार को बढ़ाकर छापना शुरू कर दिया तब पोलैंड की आलोचना की जाने लगी। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह की मांग की, परंतु पोलैंड ने उसे ठुकरा दिया।
रूस के साथ अनाक्रमण समझौता करने के बाद हिटलर रूस की तरफ से निश्चिंत हो गया था। अतः 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल बिना विधिवत युद्ध की घोषणा किए जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तथा डेंजिंग पर अधिकार करने का आदेश हिटलर ने जर्मन सेनाओं को दे दिया। इंग्लैंड व फ्रांस ने जर्मनी को तत्काल आक्रमण बंद करने की चेतावनी दी, परंतु हिटलर ने उनकी परवाह नहीं की। अतः 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड व फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। संक्षेप में कह सकते हैं कि हिटलर ने अपनी आक्रामक विदेश नीति के द्वारा विश्व को दूसरे महायुद्ध की तरफ धकेल दिया। हिटलर का उद्देश्य वर्साय में हुए जर्मनी के अपमान को मिटाना था जर्मनी के गौरव को पुनः स्थापित करना था। इसके लिए उसने जर्मनी को आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाकर उसे सैनिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बनाया। परंतु विश्व को महायुद्ध की तरफ ले जाने का दायित्व अकेला हिटलर का नहीं है। इसके लिए मित्र राष्ट्र भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितना हिटलर है, क्योंकि उन्होंने युद्ध को टालने के लिए प्रारंभ से तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अंततः जर्मनी की हार हुई और 29 अप्रैल 1939 को हिटलर ने अपनी नवविवाहिता इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिनायकवाद का पतन हो गया। धन्यवाद।